अब ठीक। हाँ, मैं रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, फिरोज गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का एक अहम टॉपिक है, उसको आप लोगों को बता रहे हैं। आप ध्यान से इसे सुनना, इस पर अमल करना, क्योंकि मध्यकाल के अंदर शेरशाह सूरी जो है एक बहुत बड़ा विजेता भी, और विजेता के साथ साथ एक कुशल शासक प्रबंधक भी रहा है। और इसने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात भारतवर्ष के अंदर एक बार दोबारा से अफगान साम्राज्य को स्थापित किया इसने। लेकिन इसके उत्तराधिकारी जितने शेरशाह योग्य था, उतने इसके उत्तराधिकारी अयोग्य रहे, और जिसके कारण हुमायूं ने इसके उत्तराधिकारियों को पराजित करके और भारतवर्ष के अंदर दूसरे अफगान साम्राज्य को समाप्त किया और पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें तो 1206 ईस्वी के अंदर जिस दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी वह 1526 ईस्वी तक चलती रही। अनेक सुल्तानों ने इस सल्तनत के ऊपर अपना राज्य किया, और उनके समय में साइंस, टेक्नोलॉजी, खेती बाड़ी, व्यापार के अंदर काफ़ी भारतवर्ष ने उन्नति भी की। भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के साथ भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संबंध जो हैं वो ठीक प्रकार से रहे। 1526 ईस्वी के अंदर बाबर ने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया। 1526 ईस्वी के अंदर ये बाबर का 5वां आक्रमण था, और उसने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर पराजित करने के पश्चात उसने भारतवर्ष के अंदर अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया। बादशाह की उसने उपाधि धारण की, और 5 साल तक उसने अपना राज्य किया। लेकिन 5 वर्षों के अंदर उसे प्रति वर्ष एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, और इसलिए वह ठीक प्रकार से प्रशासन को नहीं संभाल सका। 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में उसका बड़ा लड़का हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। 10 साल तक 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक हुमायूं ने अपना शासन चलाया, लेकिन ठीक प्रकार से वह शासन को नहीं चला सका। कई लड़ाइयाँ भी उसने लड़ी, लेकिन एक ही लड़ाई को जीतने के पश्चात लंबे समय तक वह रंगरलियों के अंदर व्यस्त रहा, और इस वजह से मुगल साम्राज्य भारतवर्ष के अंदर ठीक प्रकार से नहीं चल सका। और ऐसे ही समय के अंदर शेरशाह सूरी का उदय हुआ, और उसने हुमायूं को पराजित कर दिया बेलग्राम की लड़ाई के अंदर, कनौज की लड़ाइयों के अंदर, और उसने बुरी तरह से हुमायूं को पराजित किया। और पराजित करने के पश्चात हिंदुस्तान से उसे निकाल दिया, और भारतवर्ष के अंदर एक दूसरा अफगान साम्राज्य उसने स्थापित किया। उसे अफगान साम्राज्य या दूसरे अफगान साम्राज्य के नाम से भारतीय इतिहास के अंदर जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी का बचपन का जो नाम है वो है अफरीद, इसके बचपन का नाम है। इसके पिता का नाम इब्राहिम सूर, और अपने पुत्र हसन खां के साथ अफगानिस्तान से नौकरी करने के लिए भारत में आता है। हरियाणा के अंदर बरवाड़ा के जमाल खान के पास इन्होंने अपनी नौकरी यहाँ पर आरंभ कर देता है। तो हसन खां की पत्नी से बेजवाड़ा नामक स्थान के ऊपर फरीद का जन्म हुआ। लगभग 1472 ईस्वी के अंदर कहते हैं कि इसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में बड़ा हुआ, अच्छी पढ़ाई के अंदर, विद्या प्राप्त करने के अंदर ये बहुत ही निपुण था। थोड़ी समय के अंदर इसने गुलिस्ता, बोस्ता,
इन किताबों को इसने याद कर लिया। उसके बाद में इसका पिता जो है वो बिहार के अंदर चला गया और वहाँ पर नौकरी करने लग जाता है। बहार खां के पास नौकरी करने के लिए चला गया, ठीक है। और वहाँ इसने नौकरी की है और वहाँ पर इसका राजनीतिक कैरियर जो है वो आरंभ हो जाता है। तो इस राजनीतिक कैरियर के साथ साथ शेरशाह सूरी जो है योग्य सिपाही अभी बन गया। सिपाही का कार्य भी इसने अच्छी प्रकार से किया और उन्नति करता हुआ थोड़े ही समय के अंदर बड़ा अधिकारी बन जाता है। बड़ा अधिकारी बनने के बाद में और इसने कई लड़ाइयाँ लड़ता है। तो इसका पिता जो है वो 1494 के अंदर सुल्तान सिकंदर लोदी ने जमाल खां को दक्षिण बिहार का गवर्नर नियुक्त कर देता है और हसन खां जो है वो अपने स्वामी के साथ बिहार चला गया, ठीक है। और वहाँ पर जमाल खान के कहने के ऊपर सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनको हसन खान को सहसराम, खवासपुर और टाडा की जागीरों का प्रबंध करने के लिए कहा। तो फरीद का बाल्यकाल जो है वो सहसराम के अंदर व्यतीत होता है। वही शिक्षा प्राप्त की, जागीरों का प्रबंध किया इसने। तो वो 1497 बड़ा योग्य था। 1497 से लेकर के 1518 ईस्वी तक फरीद ने तीनों ही जागीरों का बहुत अच्छी प्रकार से प्रबंध किया और अपनी योग्यता का इसने परिचय दिया। भूमि की पैमाइश करवाई गई, उपज की ठीक प्रकार से जांच पड़ताल की गई, कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि वो किसानों के ऊपर अत्याचार ना करें, विद्रोही जमींदारों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की। तो इस प्रकार से जागीरों की कृषि बहुत ही उन्नत अवस्था के अंदर हो गई और इस प्रकार की व्यवस्था से फरीद खान की प्रसिद्धि जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। फिर फरीद खान जो है 1519 से लेकर के 1526 ईस्वी तक बिहार आकर के रहने लग जाता है और वहाँ बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के पास नौकरी करने लग जाता है। तो एक दिन बहार खान लोहानी एक शेर का शिकार खेलने के लिए जाता है और उसने शेर ने बहार खान लोहानी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ऐसे समय के अंदर शेरशाह ने फरीद ने उसकी बहुत मदद की और शेर को कहते हैं कि एक ही वार से शेर को मार दिया था। तो इसलिए बहार खान ने इसे शेर खान की उपाधि दी। फिर ये 1527 और 28 के अंदर बाबर की सेवा के अंदर भी चला गया, बाबर की नौकरी करने लग जाता है। थोड़ी समय के लिए बाबर के पास भी रहता है ये और बाबर को भी इसने कोई परामर्श दिया और इसलिए बाबर ने इसको पहचान लिया कि ये कोई योग्य अफगान है और उसने हुमायूं को बुलाया और ये कहा कि इस अफगान के ऊपर कड़ी नज़र रखो, मुझे इसके भाग्य के अंदर राजा बनने के प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद भी इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई, लेकिन एक दिन रात के समय में ये बाबर की सेना से भाग जाता है और फिर वापस आकर के और यह पुनः बिहार के अंदर आ गया और वहाँ पर बहार खान लोहानी के दरबार के अंदर आ जाता है। सुल्तान मोहम्मद शाह, ठीक है, उनके दरबार में आ गया और सुल्तान ने इसका बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया और इसे पुरानी गलतियों को इसको माफ़ कर दिया गया और इसे अपना छोटा पुत्र था जलाल खान, तो उसका इसे सरंशक नियुक्त कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद में सुल्तान मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी दूदू बीबी जो है वो नाबालिग सुल्तान की अभिभावक बन गई और शेर खान जो है वो उसका कृपा पात्र बन जाता है और उसने फिर शेर खान को अपना नायब नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवहारिक रूप के अंदर सारी शक्तियां जो है वो शेर खान के हाथ में आ जाती है और उसने बिहार के प्रशासन के अंदर ये सुधार भी किए और अपने विश्वास पात्रों को उच्च पदों के ऊपर उसने नियुक्त किया और एक शक्तिशाली सेना का गठन कर लेता है और कुछ समय के पश्चात दूदू बेगम की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे शेर खान ने बिहार के ऊपर अपना पूरी तरह से अधिकार कर लेता है।
तो एक अर्ली करियर के बारे में आप लोगों को बताया कि अनेक उतार चढ़ाव के पश्चात शेर खान जो है उनका भाग्य जो है वो उज्जवल हो गया। तो शेर शाह की विजय है तो 1530 ईस्वी के अंदर इसने बिहार को जीत लेता है और 1530 के अंदर चुनार के ऊपर भी इसने अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय चुनार का जो किला जो था वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और शेर खान ने चुनार के स्वगृह सूबेदार ताज खां सारंग खानी की विधवा बेगम लॉर्ड मलिका से भी विवाह कर लिया और इससे चुनार का जो बड़ा राजकोष जो था वो भी शेर के हाथ में आ जाता है। बड़ा लंबा समय तक घेरा डाला रखा गया, कुछ 2 साल तक घेरा डाल करके रखा गया, लेकिन अंत में शेर शाह सूरी की ही विजय हो जाती है। 1534 के अंदर सूरजगढ़ की लड़ाई हुई। इस लड़ाई के अंदर अभी शेर खान जो है वो जीत जाता है। 1535, 36 और 37 के अंदर बंगाल और रोहतास के किलों के ऊपर इसने अपना अधिकार कर लिया है। 1537-38 के अंदर चुनार को जीतने का दूसरी बार प्रयास किया गया। 1538 के अंदर हुमायूं का गोड़ के ऊपर अधिकार कर लेते हैं, बंगाल के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से हुमायूं के खिलाफ भी इसने कार्रवाई की। 1539 के अंदर चौसा की लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई के अंदर इसने मुगलों के अनेक क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से चौसा की लड़ाई जो थी वह शेर शाह सूरी की एक महान उपलब्धि थी और इस विजय के परिणाम स्वरूप शेर खान जो है वो भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित करने के अंदर सफल हो जाता है और उसने फिर घोड़ के अंदर एक भव्य राज दरबार भी लगाता है और इसने अपने आप को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया और इस अवसर के ऊपर उसने एक उपाधि धारण की, शेर शाह आलम सुल्तान उल आदिल। शेर शाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण करता है और इस अवसर के ऊपर उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़ा और अपने नाम के सिक्के अभी चलाई। तो इन 5 वर्षों के अंदर 5 वर्षों से पहले ही शेर शाह सूरी ने अनेक लड़ाइयों को जीत लिया और कन्नौज की लड़ाई जो 1540 ईस्वी के अंदर हुई, इस लड़ाई के अंदर इसने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और पराजित करके हिंदुस्तान से अब बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से यह अब भारतवर्ष के अंदर दिल्ली का सुल्तान अब बन जाता है। तो थोड़ा सा विजयों के बारे में बताया गया। ये हैं एज ए सुल्तान बनने से अब पहले की इसकी विजय। 1540 10 जून 1540 को शेर शाह सूरी ने विधिवत तरीके से अपना राज्याभिषेक करवाया और इसके साथ ही इसे दूसरे अफगान साम्राज्य का संस्थापक कहा माना जाता है। राजगद्दी पर जब ये बैठा है तो इसके सामने अभी अनेक समस्याएं थी, लेकिन इसने बड़े एक वीर साहसी व्यक्ति का प्रमाण देते हुए सभी समस्याओं का निदान इसने किया और भारतवर्ष के अंदर एक शांति और व्यवस्था का राज्य स्थापित करता है। तो सुल्तान बनने के पश्चात शेर शाह सूरी ने कई विजय प्राप्त की हैं, जैसे 1540 के अंदर पंजाब की विजय की और गखड़ जाति ने एक विद्रोह कर दिया था, उस विद्रोह को इसने समाप्त किया। 1541 के अंदर बंगाल को पुनः विजित ये करता है। 1542 के अंदर इसने मालवा की विजय की है, जो शेर शाह सूरी का एक पुराना शत्रु था और उसको भी इसने पराजित कर दिया। 1542 के अंदर रणथंभौर के किले के ऊपर इसने अपना अधिकार किया और 1543 के अंदर मुल्तान और सिंध की इसने विजय की है। 1543 के अंदर ही इसने रायसीन के राजा थे पूर्णमल नामक राजपूत शासक थे और उनके ऊपर अपना अधिकार करते हैं। 1544 के अंदर इन्होंने मारवाड़ की विजय की है और वहाँ के राजा थे राणा मालदेव, तो उनके साथ लड़ाई हुई, उसके ऊपर इसने अपना अधिकार किया और 1545 के अंदर कालिंजर की लड़ाई लड़ता है। तो और इस लड़ाई के अंदर ही
राजपूतों के साथ ये बड़ा युद्ध हुआ और उस समय वहाँ कालिंजर के शासक थे कीर्ति सिंह। कई किताबों में कीर्ति सिंह भी लिखा है साहित्य के अंदर। तो कीर्ति सिंह को इन्होंने पराजित किया। राजपूतों ने भी इसकी सेना का बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया और इस प्रकार से लेकिन अंत के अंदर 3 महीने तक कोई युद्ध का चलता रहा है। लेकिन 22 मई 1545 को दुर्ग को बर्द से उड़ाने का आदेश दिया गया और एक गोला जो है वो दुर्ग की दीवार से लग करके और फट गया और शेरशाह वहीं खड़ा था। तो आग में झुलस जाता, इसका शरीर झुलस जाता है और इस प्रकार से 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि थोड़ी ही समय के अंदर शेरशाह सूरी ने भारतवर्ष के अंदर, मध्य भारत के अंदर और दिल्ली के आसपास के एक बड़े क्षेत्र के ऊपर उन्हें अफगान साम्राज्य स्थापित कर देता है। दूसरा अफगान साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन लड़ाइयों के लिए नहीं, साम्राज्य स्थापित करने के लिए। भारतीय इतिहास के अंदर शेरशाह सूरी को कम याद किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा शासक हुआ है जो प्रशासन के अंदर इसने बहुत से सुधार की। इन सुधारों के लिए आगे चल करके अकबर ने भी अपने साम्राज्य के अंदर इस प्रकार के सुधारों को स्वीकार किया, एडॉप्ट कर लिया। और जैसा शेरशाह सूरी ने जो नियम बनाए थे उन्हीं नियमों के अनुसार आगे मुगल साम्राज्य भी चलता रहा और इसके साम्राज्य के अच्छे तत्वों को आगे अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया और उसी प्रकार से प्रशासन को चलाया। तो केंद्रीय तो शेरशाह सूरी एक महान सेनापति ही नहीं है, एक उच्च कोटि का शासक भी रहा है। 1540 से 1545 केवल 5 वर्ष के शासन के अंदर उसने अनेक विजय किए हैं। सभी विजयों के साथ साथ अनेक विभागों की भी स्थापना की, उनके अंदर अनेक सुधार भी किए और संपूर्ण साम्राज्य के अंदर एक जैसी कानून और व्यवस्था को उसने लागू किया। तो केंद्रीय प्रशासन के अंदर हम देखते हैं कि सारी शक्तियों का प्रयोग स्वयं सुल्तान करता था। शेरशाह सूरी एक निरंकुश शासक था, सभी अशक्तियों का वह स्रोत था और अपने आप को पृथ्वी के ऊपर ईश्वर की छाया मानता था, जिले इलाही छाया मानता था। अपनी इच्छा से कानून बनाता था, कानूनों को लागू करता था और जो भी व्यक्ति कानूनों को नहीं मानता था तो उनको सजा भी देता था। लेकिन अकेला सारा प्रशासन नहीं चला सकता था, तो इसलिए शेरशाह सूरी ने एक मंत्री परिषद का भी गठन कर रखा था जो समय समय पर सुल्तान को परामर्श देती थी और प्रशासन के अंदर इन अधिकारियों की सहायता से शेरशाह सूरी जो एक अच्छा राज्य, एक अच्छा शासन दे सका। तो मंत्री परिषद के अंदर अनेक अधिकारी और मंत्रियों को उसने नियुक्त कर रखा था। तो पहला अधिकारी था दीवाने वजारत केंद्रीय प्रशासन के अंदर, और इस पहला सबसे ताकतवर अधिकारी था और इसको प्रधानमंत्री या वजीर भी कहा जाता था। इसकी नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी और प्रधानमंत्री सभी विभागों की देखभाल करता था, वित्त संबंधी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के कार्यों की भी देखभाल करता था। सुल्तान को प्रशासनिक कार्यों के अंदर सलाह भी देता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में समस्त प्रशासन की देखभाल भी करता था। राज्य की समस्त आय और खर्च का वह हिसाब किताब भी रखता था। दूसरा अधिकारी था दीवाने आरिस। तो ये सेना का मंत्री होता था। इसका प्रमुख कार्य था सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, वेतन देना, डिसिप्लिन बना करके रखना, घोड़ों को दागना, सैनिकों का एक सैनिकों का रिकॉर्ड रखा जाता था, हुलिया दर्ज किया जाता था। और जब भी सुल्तान सैनिकों का निरीक्षण करता था तो सैनिकों को तैयार करके और परेड के लिए लेकर के आना। ये दीवान आरिस नामक जो अधिकारी होता था उसका सारा कर्तव्य होता था। दीवानी रसालत विदेश मंत्रालय था इस व्यक्ति के पास, इस अधिकारी के पास,
और इस विभाग का मुखिया विदेश मंत्री भी कहलाता था। समस्त विदेशी मामलों की देखभाल भी करता था और इसका कार्य विदेशी राजपूतों का अफगान साम्राज्य के अंदर स्वागत करना, उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना, विदेशों में अपने देश का नेतृत्व करना या बाहरी रियासतों के साथ पत्र व्यवहार करना, किसी अन्य राजाओं के साथ युद्ध करना, संधि करने से पहले वह शेरशाह अपने विदेश मंत्री की सलाह लेता था। एक दीवान-ए-इंसा नाम का अधिकारी होता था। शाही लेख पत्रों का विभाग होता था और इस विभाग का मंत्री जो है वो सुल्तान के आदेश और सरकारी पत्र तैयार करता था और साम्राज्य के विभिन्न भागों और अधिकारियों तक पहुंचाता था और प्रशासन संबंधी सारे कार्य का वह रिकॉर्ड रखता था। एक दीवानी कज़ा होता था, न्याय विभाग का अधिकारी, और इसके मुखिया को मुख्य न्यायाधीश या दीवान एक कज़ा कहा जाता था। प्रांत के अंदर जो और अदालतें होती थी न्याय करने की, तो उन से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता था वहाँ के न्याय से, तो वह अपील कर सकता था और केंद्रीय न्यायालय के अंदर अपील कर सकता था और ऐसी अपील को ये दीवानी कज़ा नाम का अधिकारी जो था वह सुनवाई करता था। इस्लाम धर्म के नियमों के अनुसार उस समय न्याय किया जाता था। एक दीवान बरीद नाम का अधिकारी होता था, इसे बरीद मुमालिक भी कहा जाता था और ये अधिकारी जो था साम्राज्य में घटित होने वाली छोटी तथा बड़ी घटनाओं की जानकारी जो था वो तुरंत जल्दी से जल्दी सुल्तान तक पहुंचाता था और इसके अधीन अनेक गुप्तचरों की नियुक्ति होती थी और इसके साथ साथ शाही डाक जो होती थी उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचाने का कार्य अभी करता था। इसी प्रकार से प्रांतीय प्रशासन भी था उस समय। तो प्रांतीय प्रशासन के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग विचार है, लेकिन मुख्य रूप से यही माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 12 प्रांतों के अंदर बांट रखा था, जैसे लाहौर, सिंध, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, मालवा, गुजरात, अवध, रोहिलखंड, जोधपुर, चित्तौड़ और बिहार। तो ये 12 प्रांत थे। तो इन प्रांतों के अंदर जैसे सेंटर में होता था, केंद्रीय प्रशासन होता था, उसी प्रकार से प्रांतों के अंदर अधिकारी थे और प्रमुख अधिकारियों में हाकिम, अमीन, फौजदार ये अधिकारी होते थे। तो इन अधिकारियों की सहायता से प्रांतों का प्रशासन चलता था। प्रांत जो आगे थे वो सरकार के अंदर बंटे हुए थे। जैसे प्रांत आज जिलों में बंटे हैं, तो उस समय जिलों को सरकार कहा जाता था और शेरशाह सूरी के समय में सारा साम्राज्य उसका 66 जिलों के अंदर या सरकार के अंदर बंटा हुआ था और प्रत्येक सरकार के प्रबंध के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। एक सिकदारान और दूसरा मुंसिफान। तो ये 2 अधिकारी होते थे। तो इन 2 अधिकारियों की सहायता से, जैसे आज आधुनिक भारतवर्ष के अंदर डीसी और एसपी अधिकारी हैं, तो उसी प्रकार से सिकदारान सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसके पास 2000 से लेकर के 5000 तक की सेना भी होती थी और इसका प्रमुख कार्य जो है वो सरकार के अंदर या जिले के अंदर शांति व्यवस्था बना करके रखना, स्थानीय अधिकारियों की सहायता से प्रशासन को चलाना, परगनों का निरीक्षण भी करना, उपद्रव को दबाना, चोरी डकैती इत्यादि की घटनाओं को रोकना, लोक हितकारी कार्य करना और फौजदारी मुकदमे, लड़ाई झगड़े वाले जो मुकदमे होते थे, खून खराबे वाले जो मुकदमे होते थे, ऐसे मुकदमों का निर्णय करना सिकदारान नामक अधिकारी सरकार के अंदर करता था। दूसरा था मुंसिफान। इसको मुख्य मुंसिफ भी कहा जाता था। ये असैनिक अधिकारी होता था और इसका कार्य था सरकार की आय और व्यय का खर्च करना, इनकम का हिसाब किताब रखना, राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, परगना के सीमा संबंधी विवादों को निपटाना, किसानों की हित की रक्षा करना और परगनों में कार्यरत मुंसिफ के कार्यों की निगरानी रखना और दीवानी मुकदमों का निपटारा करना। दीवानी का मतलब है भूमि संबंधी
जो भी कोई मुकदमा होता था तो ऐसे मुकदमों की निपटारा करता था ये। और कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे, तो अन्य कर्मचारियों की सहायता से सरकार का प्रशासन या जिलों का प्रशासन चलता था। जिले जो आगे थे या सरकार जो है वो परगनों में बंटी हुई थी, और परगनों में सिकदार, मुंसिफ और अन्य अधिकारी होते थे। तो इनकी सहायता से आगे प्रशासन ने चलता था। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की थी वो ग्राम पंचायत होती थी, और प्रत्येक गांव में प्रशासन पंचायत के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें योग्य और प्रभावशाली लोग होते थे, और उनकी सहायता के लिए मुकदम, पटवारी और चौकीदार नामक अधिकारी भी नियुक्त किए हुए थे। और ये अधिकारी जो थे वो गांव में शांति और व्यवस्था को बना करके रखते थे, गांव के विकास के लिए कार्य करते थे, गांव की साफ सफाई का ध्यान रखते थे, शिक्षा का प्रबंध करते थे, और गांव के अंदर कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उनकी का भी निपटारा करते थे। इसके साथ साथ शेरशाह सूरी को याद किया जाता है राजस्व व्यवस्था के लिए। राजस्व व्यवस्था के लिए भी याद किया जाता है। तो राजस्व व्यवस्था के अंदर शेरशाह सूरी ने गद्दी पर बैठने से पहले आपको पता है 3 रियासतों का 3 छोटी जागीर थी, सहसराम, टाढ़ा और खवासपुर का प्रबंध कर चुका है। और कहाँ जागीरदार जो हैं वो कहाँ समस्याएं पैदा करते हैं, किसानों के साथ किस प्रकार के उनके संबंध रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में उसे अच्छी प्रकार से जानकारी थी। तो इसलिए शेरशाह सूरी जो है पहले से इसको जानकारी थी कि कहाँ भूमि के अंदर टैक्स इकट्ठा करने के अंदर किस प्रकार के टैक्स लगाए जाएं, ये सारी चीज़ों का इसे अच्छी प्रकार से पहले से ही ज्ञान था। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने भूमि की पैमाइश करवाई। तो शेरशाह सूरी जो है वो मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान है जिसने मुल्तान और राजपुताना को छोड़ करके अपने साम्राज्य की समस्त कृषि योग्य भूमि की पैमाइश करवाई गई। और इसके लिए उसने अहमद खान नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की, और जिसने ब्राह्मणों की सहायता से इस कार्य को पूरा किया। उसने भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदर लोधी के समय का सिकंदरी गज का प्रयोग किया, और यह गज 32 अंगुल का था, जो रस्सी का बना हुआ था, और इसे जरीब कहा जाता था। और भूमि की पैमाइश की इकाई बीघा होती थी, और 1 बीघा के अंदर 3600 वर्ग गज भूमि होती थी। तो इस प्रकार से राजपुताना और मुल्तान को छोड़ करके अन्य क्षेत्र के अंदर सारी भूमि की पैमाइश करवाने वाला मध्यकाल का पहला सुल्तान शेरशाह सूरी रहा है। ठीक है। और भू राजस्व का निर्धारण भी कर दिया गया, और उपज के आधार के ऊपर 3 भागों के अंदर एक गांव की जमीन को बांट दिया गया। प्रथम दर्जे की भूमि, दूसरे दर्जे की भूमि और निम्न दर्जे की भूमि। और उसके अंदर सरकार का भाग टैक्स के रूप में निश्चित कर दिया गया कि कुछ इतिहासकार मानते हैं, कानून को कहते हैं कि शेरशाह किसानों से कुल उपज का 1/4 भाग लेता था। अधिकतर इतिहासकारों का ऐसा विचार है कि शेरशाह किसानों से कुल उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। और भू राजस्व साल में दोनों फसलों का अलग अलग इकट्ठा किया जाता था। और इसके अलावा जरीबाना और मुँह सिलाना, जरीबाना भूमि की पैमाइश करने वाला और मुँह सिलाना भूमि कर इकट्ठा करने वालों की फीस अभी अलग से ली जाती थी, और जिनकी दर 2.5% से लेकर के और 5% तक भी होती थी। और फिर भूमि कर निर्धारण की कुछ प्रणालियों को अपनाया गया कि कैसे कैसे भूमि का निर्धारण किया जाए, टैक्स कैसे लिया जाए साधारण किसानों से, खेती करने वालों से। एक तो बटाई प्रथा चलाई गई, इसको गल्ला बख्शी भी कहा जाता है। अधिकतर क्षेत्रों के अंदर इसी प्रणाली को लगाया गया। तो पकी हुई फसल को काटने के पश्चात जब उससे अनाज निकाल लिया जाता था
तो उसे बराबर की 3 ढेरियों में बांट देते थे और एक ढेरी सरकार ले लेती थी और 2 ढेरी जो वो किसान के पास रह जाती थी। तो ये तो बंटाई प्रथा थी, बराबर के हिस्सों में बांट कर की। दूसरी प्रणाली कनकूत प्रणाली थी। तो इसमें इस प्रणाली के अनुसार सरकार खड़ी फसल को देख करके और उस पर अनुमान के आधार पर भूमि कर निर्धारित कर देती थी। सरकार के अधिकारी जो थे वो खेतों में जाते थे और आसपास के खेतों को देख करके और भी फसल बहुत बढ़िया है और इसका इतना टैक्स होना चाहिए, तो इस प्रकार से एक अंदाज़ा लगा देते थे, कनकूत कर लेते थे और इस प्रणाली तो इस प्रकार से भूमि का टैक्स जो था वो इकट्ठा किया जाता था। एक व्यवस्था थी जब्ती प्रणाली और इस जब्ती प्रणाली के अनुसार किसान और सरकार के बीच में 3 या 4 वर्ष के लिए एक समझौता हो जाता था, ठेके के ऊपर देने वाली बात हो जाती थी और इस समझौते के अनुसार किसान को प्रति बीघा की दर से एक निश्चित भूमि कर देना पड़ता था। चाहे इसमें किसान के यदि पैदावार ज़्यादा हो गई तो बढ़िया था, यदि कम हो गई तो भी उसको तो निश्चित जो टैक्स होता था वह देना ही पड़ता था। एक व्यवस्था थी पट्टा और कबूलियत। तो शेरशाह ने किसानों तथा सरकार की सुविधा के लिए 2 सरकारी पत्र निकलवाए जिन्हें पट्टा और कबूलियत कहा जाता है और सभी किसानों को राज्य की ओर से पट्टा प्रदान किया जाता था और जिसके अंदर किसान की भूमि का क्षेत्रफल, उसकी भूमि की किस्म, लगान की दर इत्यादि का उल्लेख होता था और इसके ऊपर सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर भी अलग ही होती थी और इसके बदले के अंदर किसान कबूलियत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करके अथवा अंगूठा लगा करके और सरकारी अधिकारियों को सौंप देता था और वह भूमि जो थी वह 3-4 साल के लिए राजा के पास किसान के पास से हो जाती थी। तो पट्टा दे दिया और वह कबूल कर लेता था। तो ये पट्टा और कबूलियत प्रणाली थी। इसके साथ भू राजस्व की कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो शेरशाह सूरी वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ की फसलों की कटाई के समय भूमि कर इकट्ठा करता था। आमतौर के ऊपर मई और जून और सितंबर और अक्टूबर के महीनों के अंदर यह वसूल किया जाता था। तो इस कार्य के लिए कानूनगो, पटवारी, मुकदम इत्यादि अधिकारी जो थे अब वो नियुक्त किए हुए थे और ये अधिकारी जो है किसानों के पास जाते थे और उनसे फिर अपने अन्य कर्मचारियों की सहायता से टैक्स को इकट्ठा करके और सरकारी राजकोष के अंदर जमा करवा देते थे। किसानों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, जबरदस्ती नहीं की जाती थी। इसके साथ साथ किसानों की भलाई के लिए भी शेरशाह सूरी ने कुछ कार्य की। तो किसानों को बहुत उसने खुश रखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी को उसकी राजस्व व्यवस्था जो उसने पहली बार ऐसा कार्य किया उसके लिए शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जितने भी सुल्तान हुए उन सुल्तानों के अंदर उसे प्रथम स्थान उसको दिया है। इसी प्रकार से उसने सेना के अंदर भी बड़े सुधार करता है। तो उसने एक तो विशाल स्थायी सेना की उसने स्थापना की। दूसरा, शेरशाह का सैनिकों से उसने सीधा संपर्क रखा। दाग और चेहरा प्रणाली उसने चलाई। एक एक सैनिक का रिकॉर्ड रखा गया, एक एक पशु का रिकॉर्ड रखा गया, घोड़ों का रिकॉर्ड रखा गया, हाथियों का, ऊंटों का और सामान ढोने वाले जो जानवर थे उनका भी रिकॉर्ड रखा गया और उनके ऊपर भी एक निशान लगा दिया गया ताकि देखते ही पता लग जाए कि ये सरकार का जानवर है, सरकार का पशु है। तो और इसी प्रकार से एक एक सैनिक का रिकॉर्ड रखा गया ताकि कोई नकली सैनिक जो है वो सेना के अंदर ना आ जाए। कठोर अनुशासन रखा गया। तो शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के अंदर कठोर अनुशासन लागू किया गया और नियम की यदि कोई अवहेलना करता था तो ऐसे सैनिकों को बड़ा कठोर दंड दिया जाता था। और अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए दुर्गों का निर्माण किया, बड़ी बड़ी किलों की स्थापना की। जो किले टूट रहे थे, खंडर हो रहे थे, ऐसे किलों की पुनः मुरम्मत करवाई गई
कंस्ट्रक्शन करवा दी गई तो शेरशाह सूरी ने अपनी सेना की विभिन्न टुकड़ियों के अंदर विभाजित किया, जिसको फौज कहा जाता था, और प्रत्येक फौज के ऊपर एक फौजदार नियुक्त किया गया। जो बढ़िया किले उस समय के थे, रोहतास है, चुनार है, ग्वालियर है, इन के ऊपर शक्तिशाली किलों का निर्माण करवाया गया और कुशल सैनिकों को वहां पर रखा गया। इसके साथ साथ सेना में हिंदुओं की भी नियुक्ति की गई। तो शेरशाह ने अपने शासनकाल के अंदर धार्मिक सहनशीलता की नीति को अपनाया उसने, और वह सैनिकों की भर्ती के समय धर्म जाति पाति के अंदर विश्वास नहीं करता था, और उसने अपनी सेना के अंदर अनेक योग्य हिंदुओं की नियुक्ति भी की, जैसे ब्रह्मजीत है, राजा राम, दो नाम हमें मिलते हैं कि शेरशाह सूरी की सेना के अंदर उच्च पदों के ऊपर नियुक्त थी। तो इस प्रकार से शेरशाह सूरी ने जो है भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बढ़िया शासन देने की ही पूरी चेष्टा की। उसने बड़ा अच्छा शासन दिया और एक पुनः दूसरा अफगान साम्राज्य उसने स्थापित कर दिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी जो थे वो इतने योग्य नहीं थे, और शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए हुए साम्राज्य को वह लंबे समय तक संभाल नहीं सके, और केवल उसकी मृत्यु के 10 वर्षों के पश्चात ही दूसरा अफगान साम्राज्य जो है वो हुमायूं ने समाप्त कर दिया, और भारतवर्ष के अंदर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। और वह मुगल साम्राज्य अकबर के नेतृत्व में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के नेतृत्व के अंदर, और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात लगभग 12 मुगल राजा राजगद्दी के ऊपर और भी बैठे, और किसी ना किसी रूप में 1857 की क्रांति तक चलता रहा। तो दैट्स ऑल, आप लोगों को आज बताया गया शेरशाह सूरी के आरंभिक जीवन की, उसकी विजयों के बारे में और उसके प्रशासन के बारे में आप लोग और अच्छी प्रकार से इसको पढ़ें, और शेरशाह सूरी के जीवन से सीखें कि कठिन परिस्थितियों के अंदर भी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, लेकिन साहस के साथ उसका ऐसी समस्याओं का, मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के अंदर समस्याएं आती रहती हैं, एक समस्या समाप्त हो गई तो दूसरी आ जाती है, लेकिन इतिहास के महान योद्धाओं से हम ये सीखते हैं, उनके जीवन से हम ये सीखते हैं कि व्यक्ति को कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उनका हौसले के साथ सामना करना चाहिए। दैट्स ऑल राइट। हाँ जी, हाँ मैं मेरे कमरे में हूँ। 45। हाँ हाँ ठीक है। हाँ कर दिया, बंद नहीं किया। अच्छा थोड़ा सा चल रहा है।